तो पिछली क्लास में हम लोगों ने गणित का संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति का पहला पोर्शन कंप्लीट किया था, जो था भारतीय गणना प्रणाली। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। यह गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इत्यादि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा हुआ था भारतीय गणना प्रणाली में मिलियन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहाँ हम हज़ार के बाद लाख में चले जाते हैं, लाख, करोड़। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में हम 1000 के बाद आते हैं, 10,000 के बाद आते हैं 100,000 पे, उसके बाद आते हैं मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद आगे चलते जाते हैं बिलियन में। हमें 10 मिलियन तक ही अभी 100 मिलियन तक ही अभी जानना है। उदाहरण के सहित हम समझेंगे। उदाहरण समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम कॉमा किस जगह पे लगाएंगे। मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था, गणना प्रणाली में किसी भी संख्या को शब्दों में लिखने व पढ़ने के लिए हमें कॉमा के स्थान को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी वही। अब हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में कॉमा कहाँ लगता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ तक तो हमें कॉमा लगाने का ज़रूरत नहीं। तो इसमें हम सेम पहले की तरह दाहिने से गिनना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 3 अंकों के बाद हम लगाएंगे कॉमा। सेम इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 3 अंकों के बाद लगाएंगे कॉमा। फिर यहाँ पे मिनट में आते हैं 1 2 3 3 अंकों के बाद लगाएंगे कॉमा, फिर कॉमा यहाँ लगेगा 1 2 3 3 अंकों के बाद फिर कॉमा लगेगा। 10 मिलियन में आते हैं 1 2 3 3 अंकों के बाद कॉमा, 1 2 3 3 अंकों के बाद कॉमा। 100 मिलियन में 1 2 3 3 अंकों के बाद कॉमा, 1 2 3 3 अंकों के बाद कॉमा। तो हम क्या देख रहे हैं कि भारतीय गणना प्रणाली में दाहिने से जब हम बाएं की ओर जा रहे थे तो सबसे पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगा रहे थे, उसके बाद 2 अंकों के अंतराल में कॉमा लगा रहे थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या है, दाहिने से बाएं की ओर हम जाएंगे और पहला जो कॉमा है वो 3 अंकों के बाद लगेगा, दूसरा, तीसरा, जितने भी कॉमा लगेंगे वो सब 3-3 अंकों के अंतराल में लगेंगे। जैसे कि यहाँ 3 अंकों के अंतराल में, फिर यहाँ पे 3 अंकों के बाद, 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 यहाँ पे 3 अंकों के बाद। तो यही डिफरेंस है भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में। अब हम उदाहरण के सहित इसे समझेंगे। तो उदाहरण है हम लोग का सेम नंबर जो भारतीय गणना प्रणाली में था वही नंबर का मैंने इस्तेमाल किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। इसमें भी क्या करेंगे, दाहिने से बाएं हम जाएंगे, 3-3 अंकों के बाद, हम लोगों ने ऊपर के भी सीखा है, 3-3 अंकों के बाद हमें कॉमा लगाना है। तो 1 2 3 कॉमा लग गया, 1 2 3 कॉमा लग गया, 1 2 3। इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 है ये। तो ये तीनों जो नंबर हैं वो आ रहे हैं हमारे हजार की कैटेगरी में। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो ये तीनों नंबर्स आ रहे हैं हमारे मिलियन की कैटेगरी में। अब हम उसे लिखेंगे कैसे, तो ये मिलियन जो है वो तीनों नंबर को साथ में लिखना होगा। तो ये क्या है, 432 मतलब 432। तो इसे लिखेंगे हम 432 मिलियन। उसके बाद 523 जो है वो हजार की कैटेगरी में है, तो क्या लिखेंगे, 523। उसके बाद ये तीनों एक साथ, तो 716, सॉरी 523, हजार भी लिखना है, 1716। तो ये हो गया हमारा संख्या को शब्दों में लिखना। अब हम पढ़ेंगे रोमन प्रणाली। इस पद्धति के अंक रोमन अंकों या संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। वे अंक जो लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन से मिलकर बने होते हैं और इन्हें ही हम रोमन अंक कहते हैं। तो हम लोगों ने बहुत जगहों पे इस तरीके के अंक देखे होंगे, इस तरीके के संकेत देखे होंगे। इन्हीं संकेतों को हम कहते हैं रोमन प्रणाली। अब हर एक नंबर, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, हम उसे रोमन प्रणाली में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका कुछ बेसिक नियम है, वो आप लोगों को हम समझाने जा रहे हैं। 1 to 10 एटलीस्ट हम लोगों को याद करके रखना है, और कुछ स्पेसिफिक है जैसे कि 50, 100, 500, 1000। तो 1 से 10 पहले हम लोग याद कर लेंगे, 50 का याद कर लेंगे, 100 का, 500 का और 1000 का। 1 को हम लिखते हैं इस प्रकार से, 2 को लिखते हैं इस प्रकार से, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 तक हो गया। यहाँ देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 को हम लिख रहे हैं V। 6 में देखिए V बनाया हुआ है, V के पहले अगर 1 लगाते हैं तो 4 हो जाएगा, घटा हो जाएगा। और अगर V के बाद अगर हम लोग 1 लगाते हैं तो हमें पता है V का मतलब क्या है, 5, 1 का मतलब क्या है, 1। V के बाद में लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये जोड़, एडिशन हो जाएगा। V से पहले अगर 1 लगेगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा घटाओ और ये हो जाएगा जोड़। तो ये हमें याद रखना है, अगर ये लाइन बाद में लगता है तो जोड़ होगा, पहले लगता है तो घटाव होगा। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो ये हो गया हम लोग का 4 और ये हो गया 6। तो दोनों का संकेत हमें याद रखना है।
सेम इस तरीके से देखिए 7 का v के बाद 2 लाइन है, 2 लाइन का मतलब क्या है 2, v का मतलब क्या है 5, तो 5 + 2 कितना हो गया 7। सेम 8 का v का मतलब क्या है 5, 3 लाइन, 3 लाइन का मतलब 3, तो 5 + 3 8, इसका मतलब ये हो गया इसका सांकेतिक। 10 का हमें याद करना है 10 होता है, 10 से पहले क्या आ रहा है 9, 10 में से कितना घटाएंगे तो 9 आएगा 1, तो 10 - 1, तो यहाँ पे x का मतलब 10 और x से पहले 1 लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या करना है 1 को घटाना है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। अब 11 का कैसे लिखेंगे, तो 10 का जो साइन है वो 10 का साइन ही रहेगा, 10 + 1 11 होता है, तो +1 तो मतलब हमें ये वाला साइन लगाना है, तो ये हो गया हम लोग का 11। x के बाद में 1 लगा है तो 10 + 1, x से पहले 1 लगा है तो 10 - 1, फिर 12, तो 10 और 2 12, 15 कैसे लिखेंगे, तो 10 ऐसे लिखते हैं हमें पता है, और 5 कैसे लिखते हैं v, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक नियम के अंदर आता है, रोमन संख्या लिखने के कुछ नियम होते हैं, उन नियम में से एक नियम है कि अक्षर ये संकेत ये संकेत ये संकेत, इन संकेतों को हम 3 बार से ज़्यादा लगातार नहीं दोहराया जा सकता है, 3 बार से ज़्यादा लगातार नहीं दोहराया, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3, हम लोग 4 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नियम के अनुसार इन सब संकेतों को हम 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहरा सकते हैं, तो इसीलिए इसको हमें, ये गलत है और ये वाला सही। सेम इस वाले केस में भी लगातार 3 बार से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। 10 में कितना जोड़ेंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 का संकेत क्या है v, तो यहाँ पे लिख देंगे v, तो ये हो गया हम लोग का 10 × 5 = 15। 23 कैसे लिखेंगे, 10 क्या है x, 23 का मतलब क्या होता है पहले वो जान लेते हैं, तो 23 = क्या हो जाएगा 20 + 3, 20 को हम लिख सकते हैं 10 + 10, 10 और 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + 3, 10 को कैसे लिखते हैं x, इस 10 को कैसे लिखेंगे x, 3 कैसे लिखते हैं 1 2 3, तो ये हो गया हम लोगों का 23 का रोमन संकेत x x। सिमिलरली 29 कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए 29, इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20 + 9, 20 कैसे लिखेंगे 10 + 10 + 9, 10 का हमें पता है x लिखते हैं, इस 10 का x, 10 10 20 और 9 9 कैसे लिखते हैं, यहाँ 9 लिखा हुआ है तो 1x, ये हो गया 29। 49 कैसे लिखेंगे, तो 49 = 40 + 9, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, 40 मीन्स क्या हो गया 10 + 10 + 10 + 10 + 9, ध्यान देना है, 10 का मतलब x, 10 का मतलब x, 10 का मतलब x, 10 का मतलब x, 9 का मतलब 1x। यहाँ देखेंगे मैंने पहले ही रोमन संख्या का नियम बताया था कि i, x और c, इसको हम लोग 3 बार से ज़्यादा लगातार इस्तेमाल दोहरा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 बार ऑलरेडी हो चुका है, ये चौथी बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या है गलत पद्धति है, तो इसका सही पद्धति क्या है, तो अब देखेंगे हम लोग सही पद्धति। 40 को हम लोग लिख सकते हैं 50 - 10 लिख सकते हैं, 50 में से 10 माइनस करेंगे, 10 घटाएंगे तो कितना होगा 40 होगा, तो 40 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं +9, 50 के लिए क्या लिख रहे हैं हम लोग l, तो यहाँ पे लिखेंगे l। 10 घटाना है, तो घटाने के लिए मैंने क्या कहा था, घटाना है तो उससे पहले लगाना होगा, अगर जोड़ना है तो इसके बाद लगाना होगा, तो हमें यहाँ पे घटाना है, कितना घटाना है 10 घटाना है, 10 का सांकेतिक मान कितना है x, पहले लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x, तो ये क्या हो गया 40 में हमें अब 9 जोड़ना है, 9 कितना है 1x, तो ये हो गया हम लोग का 49। नेक्स्ट है 90, सेम 40 की तरह हमें 90 करना होगा, 100, 90 = 100 - 10, 100 कैसे लिख रहे हैं c, 10 कैसे लिख रहे हैं 100 कैसे लिख रहे हैं c, घटा रहे हैं, इसका मतलब बात पहले लिखना पड़ेगा, 10 = x, = xc। 99, 90 + 9, 90 हमने कैसे लिखा है xc, 9 कैसे लिखे हैं 1x, तो ये हो गया हम लोगों का xc 1x। इस तरीके से हम बड़े से बड़े नंबर को आसानी से रोमन प्रणाली में बदल सकते हैं। क्वेश्चन में इतने छोटे छोटे नंबर्स नहीं आएंगे, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के। तो हम लोगों ने भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन प्रणाली, इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से पाठ में आगे बढ़ेंगे। आगे का टॉपिक है आपका पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इंग्लिश में पूर्ववर्ती को कहते हैं प्रीफिक्स और उत्तरवर्ती को कहते हैं सफिक्स। कहीं कहीं पे उत्तरवर्ती को अनुवर्ती भी लिखा हुआ रहता है, तो आप क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज ना हो। अब पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, पूर्व मतलब पहले, तो 7 का पूर्ववर्ती मतलब 7 से पहले कौन सा नंबर आता है, तो अगर हमें किसी भी नंबर का पूर्ववर्ती निकालना है तो हम उसे क्या करेंगे, उसको 1 से घटा देंगे। तो 7 से पहले कौन सा नंबर आता है 6, 7 से 1 घटाएंगे तो 6। उत्तरवर्ती मतलब बाद में, तो 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया
8। अब ये छोटा सा नंबर था, अब अगर कोई बड़ा सा नंबर जैसे कि 4996786, इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 499 में से हम क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 498। इसकी उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? तो इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 6787। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, पूर्ववर्ती। और अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर्स क्या हो गए? नेचुरल। जो नंबर 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ये नंबर शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 आगे बढ़ के इन्फिनिटी तक। तो जो संख्याएं, जो नंबर्स 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं उसे हम पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में बाकी सब संख्याएं सेम बराबर होते हैं, सिर्फ पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। अगर कहे कि प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। अगर क्वेश्चन आए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तब यहाँ पे 1 आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा? 0। तो यही डिफरेंस है प्राकृत और पूर्ण। ओके, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से बड़ी होती है और ये खुद से, 1 से और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है। जैसे कि 4 जो है 4, वो 1 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है। तो ये 1 से विभाजित हो रही है, खुद से विभाजित हो रही है और साथ में दूसरे अंकों से विभाजित हो रही है, जैसे कि 2 से विभाजित हो रही है। तो जिसके भाजक 2 से ज़्यादा हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या ठीक इसका उल्टा है, जिसके सिर्फ 2 भाजक हो, एक 1 और दूसरा वो स्वयं। जैसे कि उदाहरण, जैसे कि 3। ये जो 3 है वो 1 के पहाड़ा में आता है और 3 खुद अपना पहाड़ा में आता है और किसी पहाड़ा में ये अंक नहीं आता है। तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो है जो खुद के पहाड़ा में भी आता हो, 1 के पहाड़ा में आता ही है और भी दूसरे पहाड़ा में भी आते हो, मतलब 2 से ज़्यादा भाजक जिसके होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं और सिर्फ 2 भाजक जिनके होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 3 हो सकता है, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। 5 हो सकता है, जैसे 5 1 के पहाड़ा में आता है, 5 खुद के पहाड़ा में आता है। नेक्स्ट 7 हो सकता है, 1 खुद के पहाड़ा में आता है और 7 खुद के पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है। तो 2 3 5 7 11 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, जिसके सिर्फ 2 भाजक होते हैं। और भाज्य संख्या कौन से हैं? कंपोजिट नंबर, जैसे कि 4 8 9 12 ये सब क्या है? 2 से ज़्यादा पहाड़ा में आते हैं। जैसे कि 8 जो है वो 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में भी आता है और 8 अपने खुद के पहाड़ा में भी आता है। तो 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा और सबसे छोटा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर 4 होगा। सम संख्या, ये तो सबको पता होगा, जो भी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 8 3 2 ये एक संख्या है। ये संख्या अगर 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो ये सम संख्या कहलाएगा और अगर नहीं हो पाता है तो ये सम संख्या नहीं होगा। हम लोग इसे विभाजित करके देखते हैं 2 से, सिर्फ 2 से। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। तो ऐसी संख्याएँ क्या होंगी? इवन नंबर, सम संख्याएँ होंगी। उदाहरण 2 4 6 8 10 12, सबसे छोटी सम संख्या 2 होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। सम संख्या का उल्टा है, जो भी संख्या 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 9, ये जो संख्या है वो 2 से विभाजित नहीं होता है। 2 से विभाजित करके लिख लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, नीचे कितना बच जा रहा है? 1 शेष बच जा रहा है। इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो पा रहा है। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 3 5 7 9 11 इत्यादि। जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर भी कहते हैं। 2 क्रमगत अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या या फिर ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13 17। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। अभी जुड़वा कैसे बनेंगी? तो क्रमागत, ठीक इसके बगल वाला इसके साथ क्या बनाएगा? जोड़ा बनाएगा। तो 2 और 3 क्या हो गया? साथ में जुड़वा अभाज्य संख्या।
5 और 7 साथ में क्या हो गया, जुड़वा अभाज्य संख्या। 11 और 13 क्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। इन दोनों के बीच में और कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसे संख्याओं को हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। अब हम पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या। इसमें अभाज्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें भाज्य संख्याएं भी आती हैं। एक हम अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल देखेंगे और एक भाज्य संख्या का एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये हो गया 4 और 5, 4 और 5, ये भी नहीं। उदाहरण देखते हैं, 2 और 3, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। 2 1 के पहरा में आता है, 2 के पहरा में आता है। 3 1 के पहरा में आता है, 3 के पहरा में आता है। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कॉमन गुणनखंड सिर्फ एक हो, कॉमन गुणनखंड सिर्फ एक हो, बाकी सब जो नंबर्स है वो कॉमन ना हो, ऐसे दो अंकों को कहते हैं सअभाज्य संख्या। 2 और 3 में देखेंगे, इसका भी एक गुणनखंड है, इसका भी एक गुणनखंड है, इसका 2 है, इसका 3 है। 2 और 3 कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसीलिए 2 और 3 क्या है, सअभाज्य संख्या। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे 4 और 5 का। 4 1 का भाजक है, सॉरी, अब देखेंगे 4 और 5 का। 4 का गुणनखंड क्या क्या है, 1 2 और 4 खुद। 5 का गुणनखंड क्या क्या है, 1 और 5। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है, बाकी सब डिफरेंट नंबर्स हैं। इसका मतलब 4 और 5 क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। 4 जो है वो हम लोग का भाज्य संख्या है, 5 जो है अभाज्य संख्या। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पे अभाज्य है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे जो संख्या होंगे वो अभाज्य ही होंगे। इसमें अभाज्य भी है और भाज्य भी है, लेकिन इसका मेन नियम क्या है कि दो नंबर्स के बीच कॉमन गुणनखंड सिर्फ एक होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। एक और एग्जाम्पल देते हैं, 8 और 9 दोनों भाज्य संख्याएं हैं। 8 का गुणनखंड क्या है, 1 2 4 8। 9 का गुणनखंड क्या है, 1 3 9। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है, बाकी सब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों संख्या भी क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। तो इसके उदाहरण यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 और 3, 4 और 5, 8 और 9 इत्यादि, और भी हो सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का संख्याओं के प्रकार। हमें इतनी संख्याओं के प्रकार ही जानने हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या जानना है हमें। अभी ये छोटा सा पार्ट रह गया है इस पार्ट में। इस पार्ट को खत्म करके हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या, अब जैसे ही कहा जाए, ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालें। 4 अंकों की, तो जब भी सबसे बड़ी संख्या कहते हैं, जितने अंक कहा जाता है उतने बार हम क्या करते हैं, 9999। ये क्या हो गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब सेम अगर कहे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या लिखने के समय हम क्या करते हैं, 1 और 1 के दाहिनी ओर 3 शून्य। तो कितने अंक हो गए, 1 2 3 4। 4 अंकों की कहा है, इसलिए हमने 3 शून्य डाला है। अगर 5 अंकों की कहता था हम कितना डालते हैं, 4 शून्य, क्योंकि 1 काउंट हो रहा है ऑलरेडी। तो कितने अंक हो गए, 1 2 3, 3 शून्य हो गए और 1, तो चारों 3 शून्य और 1 मिलाए कितने अंक हो जा रहे हैं, 4 अंक। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के दाहिने ओर 3 शून्य। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होंगी, 1 के बाद 4 शून्य। ये क्या हो गया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो फिर क्या होंगी, 9 को 5 बार लिखना है। तो ये क्या हो गया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 9 लिखना है। और यहाँ पर शून्य जो है, जितना नंबर जितना अंकों का कहा जाएगा, उस अंक से 1 घटाकर हम लोग शून्य लगाएंगे। जैसे 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, इसका मतलब 4 शून्य लगाएंगे और साथ में पहले क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। अब अगर कहे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 1 घटाएंगे, कितना हो गया, 7। मतलब कितने शून्य लगाने हैं, 7 शून्य लगाने हैं। 1 के दाहिनी ओर हम 7 शून्य लगाएंगे। ये हो गया हमारा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99999999। ये हो गया हम लोग का 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये पार्ट हम लोग का आज कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करना। उसके बाद आप भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन कमेंट करें, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। इस पूरे पार्ट में अगर आपको कहीं भी किस तरीके का समस्या अनुभव हो रहा है, तो आप कमेंट करें ताकि हम उस समस्या को दूर कर सकें।